नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। असल में देश में लोकतंत्र तभी बचा रहता है जब सारी संस्थाएं ठीक तरह से काम करें। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद गंभीर है, इसलिए पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा। इस देश में सीएजी जैसी संस्था जो सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड बनाती है, वही संस्था अगर अप्रासंगिक हो जाए तो आप सोचिए कि सरकार ने जो काम किए हैं उनका ब्यौरा आपको कैसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है या नहीं कर रही है? कैसे पता चलेगा कि सरकार जनता का कितना रुपया खा गई? अगर सच को किसी पर्दे से ढक दिया जाए तो सिर्फ पर्दा दिखता है, सच नहीं। आज के इस वीडियो में मैं दावे के साथ आपको वो 7 बड़े घोटाले बताने वाला हूं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए तो, मगर उनकी सच्चाई ना इस देश के किसी मीडिया संस्थान ने चलाई, ना किसी अन्य पत्रकार ने बताई। कारण क्या था कि इस देश में पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसे गोदी पत्रकारिता कहते हैं, जिसे चरण चुंबक पत्रकारिता कहते हैं। आज उस पत्रकारिता के खिलाफ इस मुहिम में सबसे पहले हम बात करेंगे सीएजी की 7 महीने उस पुरानी रिपोर्ट में जिसने इस सरकार को भ्रष्ट सरकार घोषित किया है। सीएजी यानी इंडिया की एक ऐसी संस्था जो सभी चीजों का रिकॉर्ड रखती है। ये वही संस्थान है जिसमें मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार पर 2G घोटाले और कोयला घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद मीडिया में इन मुद्दों को काफी कवरेज मिला और कांग्रेस को 2014 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब इसी संस्थान ने पिछले साल 2023 में मोदी सरकार पर 7 बड़े घोटालों के आरोप लगाए तो हमारे उसी मीडिया के सर पर जूं तक नहीं रही। उन्होंने सरकार से एक सवाल तक नहीं किया। लेकिन मीडिया का ये काम आपको देखना चाहिए, आपके लिए जरूरी है। आप इन घोटालों पर अब एक एपिसोड बनाने का हमारा कारण पूछ सकते हैं। देखिए, इस साल कुछ एक महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावों से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारी सरकार कितने मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। तो चलिए इन 7 बड़े घोटालों को एक एक करके जानते और समझते हैं। पहला मामला है भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क की लागत में लगभग 100% वृद्धि का खुलासा किया है। इस प्रोजेक्ट के फंड की अनुमानित आर्थिक मामलों में संबंधित कैबिनेट समिति CCEA देती है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इस परियोजना में CCEA ने मंजूरी दी थी 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत पर 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने की। लेकिन असल में ठेका 26,316 किलोमीटर राजमार्गों का ही दिया गया, जिसकी स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपए थी। यानी सड़क की लंबाई घटा दी गई, उसके बावजूद स्वीकृत राशि को लगभग 50% से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसका मतलब CCEA ने जिन परियोजनाओं के लिए 15.37 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत को मंजूरी दी, वो बढ़कर दोगुने से भी अधिक हो गए, करीब 32.17 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। इस मामले में सीएजी ने बोली प्रक्रिया में भी अनियमितताओं को उजागर किया कि बिना DPR के काम आवंटित किया गया। एस्क्रो अकाउंट से 3,598.52 करोड़ रुपए के आसपास का फंड डायवर्जन हुआ और कई जगहों पर सेफ्टी कंसल्टेंट तक नहीं रखे गए। दूसरा मामला आयुष्मान भारत योजना घोटाला। सीएजी ने आयुष्मान भारत योजना में धांधली का भी खुलासा किया। देखिए, इस योजना का खर्च राज्य सरकारों और केंद्र के बीच 60-40 के अनुपात में साझा किया जाता है। NHA डेटाबेस के अनुसार अब तक इस परियोजना के लिए 24.42 करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और उनके अस्पताल में प्रवेश पर 67,456.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीएजी रिपोर्ट के सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के डेटा को शामिल किया गया। ऑडिटर ने दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 161 जिलों में 964 अस्पतालों की जांच की। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया गया। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 2.22 लाख मामलों की सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद की दिखाई गई। इसमें से 1.79 लाख से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र में पाए गए, जिसके लिए दी गई राशि 300 करोड़ रुपए से अधिक थी। अन्य मामलों में SHA ने योजना की शुरुआत से पहले की तारीख के लिए पैसा ट्रांसफर कर दिया था। कुछ मामलों में क्लेम्स को जारी करने से पहले अस्पतालों को भुगतान किया गया था। अन्य मामलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों को बाल चिकित्सा विशेष का जो पैकेज होता है
उसके तहत उपचार दिया गया। ऑडिट में यह भी पाया गया कि 45,846 दावों में डिस्चार्ज की तारीख दाखिले की तारीख से पहले की थी, यानी मरीज जिस तारीख में अस्पताल आया उससे पहले ही वो डिस्चार्ज हो चुका था। इसके अलावा ऑडिट में ऐसे कई मामले पाए गए जहां एक मरीज को एक ही समय में कई अस्पतालों में भर्ती करके दिखाया गया। डेटाबेस में जिन लोगों को मृत दिखाया गया था उनके नाम पर भी लाखों क्लेम किए जाते। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों से पता चलता है कि इलाज के दौरान लगभग 88,760 मरीजों की मौत हो गई और फिर भी इन मृत रोगियों को दिए गए नए ट्रीटमेंट के संबंध में 2,14,923 क्लेम्स का भुगतान किया गया। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन दावों से निपटने में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लाभार्थियों को जारी किए गए लाखों कार्ड पंजीकृत होते ही रद्द कर दिए गए, लेकिन टीएमएस मौजूदा प्रणाली यह सुनिश्चित करने में विफल रही। इस परियोजना में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण लाभार्थियों के पंजीकरण और पहचान में पाया गया। योजना में कहा गया कि सत्यापन पूरा होने के बाद लाभार्थियों को एक यूनिक PMJAYI आईडी जारी की जाती। ऑडिट में पाया गया कि 1.57 यूनिक आईडी डेटाबेस में एक से अधिक बार दिखाई दी। दूसरे शब्दों में ये सभी आईडी डुप्लीकेट थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी संख्या में लाभार्थी एक ही अमान्य मोबाइल नंबर पर पंजीकृत थे। उदाहरण के लिए आप समझिए 7.5 लाख लाभार्थियों को 99999999 मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत किया गया और अन्य 1.4 लाख को 8 नंबर के तहत पंजीकृत किया गया था। ऐसे कोई मोबाइल नंबर है ही नहीं। तीसरा मामला जो सबसे गंभीर मामला है वो द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला है। सीएजी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पहले हरियाणा सरकार की परियोजना थी, जिसके लिए उसने 150 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया था। लेकिन जब राज्य सरकार की तरफ से परियोजना आगे नहीं गई, तब आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो होती है CCEA ने केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत लाने की अनुमति दे दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हरियाणा सरकार ने केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय को इसके लिए 90 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए जमीन निःशुल्क भी दे दी, जिसके लिए स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर दी गई। इसके बाद राशि 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई, यानी 10 गुने से भी ज्यादा, जिसके लिए मंत्रालय की ओर से बयान आया कि यह नहीं समझा सकते कि ऐसा क्या बना जिसमें कीमत 1400% मतलब 14 गुना बढ़ गई। यह अकेला महंगाई के चलते नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। चौथा मामला टोल लूट घोटाला है। टोल के जरिए भी सरकार ने आपकी जेब से मोटा पैसा लूटा है। सीएजी ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए बताया कि NHAI की गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले। ऑडिटर के पास ये आंकड़ा महज 5 टोल प्लाजा के ऑडिट से ही सामने आया है। सोचिए असल में कितना बड़ा होगा। सीएजी ने यह भी खुलासा किया कि राजस्व को NHAI के कंसेशन एग्रीमेंट से करीब 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ये ऑडिट पूरे देश के टोल प्लाजा का हो जाए तो कितने लाखों करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। इस देश में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है मगर मीडिया खामोश। पांचवा मामला है अयोध्या विकास परियोजना घोटाला। जिस धर्म का डंका सरकार बजा रही थी, सीएजी ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना का परफॉर्मेंस ऑडिट किया। यह रिपोर्ट 9 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश की गई। इसमें सीएजी ने बताया कि योजना के तहत 6 राज्यों में चल रहे 6 प्रोजेक्ट्स के तहत ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रोजेक्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के ठेके की 5% राशि आवंटित गारंटी के रूप में जमा करनी थी। ये 3 करोड़ 11 लाख रुपए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने सिर्फ 1 करोड़ 86 लाख रुपए ही जमा किए। इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया गया। सीएजी ने आगे बताया कि अयोध्या के गुप्तार घाट पर 14 हिस्सों का काम होना था। यह काम अलग अलग ठेकेदारों को दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा इन ठेकों का आवंटन किया गया था। ऑडिटर में बताया गया सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों द्वारा पेश की गई बिड का कोई आकलन ही नहीं किया था। बिना आकलन के ही ठेके आवंटित कर दिए गए। इसका कारण विभाग 19,13,000 रुपए बचाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इससे वो ठेकेदार जीएसटी लेने के हकदार नहीं थे। इसके बावजूद इनमें एक ठेकेदार को 19,57,000 रुपए का अनियमित भुगतान किया गया था। वहीं बाकी 2 ठेकेदारों को जीएसटी भुगतान विभाग द्वारा काटा नहीं गया था। आगे सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि ठेकेदारों को उन कामों के लिए भी भुगतान कर दिया गया जिसका काम उनके द्वारा किया ही नहीं गया। जुलाई 2022 में
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और सिंचाई विभाग ने एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में किए गए खुलासों को स्वीकार किया था। सरकार ने माना था। सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनावश्यक खर्चे की बात भी कही है। उसने बताया कि प्रोजेक्ट में 8 करोड़ 22 लाख रुपयों का अनावश्यक खर्च किया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए। छठा मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय घोटाला। सीएजी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन योजना से जुड़े लगभग 2 करोड़ 83 लाख रुपए अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए। सीएजी ने नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एनएसएपी की ऑडिट रिपोर्ट में जानकारी दी कि एनएसएपी के तहत सरकार 3 पेंशन योजनाएं चलाती है। इसमें से एक बुजुर्ग नागरिकों से जुड़ी है, दूसरी विकलांगों से जुड़ी हुई है, तीसरी विधवा पेंशन के तौर पे दी जाती है। इसके अलावा योजना के तहत बुजुर्गों को खाद्य सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2017 से 19 राज्यों के लिए जिले में 5 होर्डिंग्स के माध्यम से ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के प्रचार के लिए मंत्रालय ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। यह पैसा बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन का पैसा था। 7वां मामला एचएएल घोटाला। सीएजी ने एचएएल पर विमान के इंजन के डिजाइन और उत्पादन की खामियों के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें एचएएल के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी ने बताया कि प्लेटफॉर्म के एवियोनिक्स अपग्रेड के लिए एचएएल ने आंतरिक संसाधनों के साथ विमान 2 का D&D 2014 में शुरू किया गया था। परियोजना शुरू करने से पहले या परियोजना की प्रगति दौरान कोई भी व्यवसाय योजना तैयार ही नहीं की गई ताकि निवेश की वसूली सुनिश्चित की जा सके। बीजेपी के इतना भ्रष्टाचार ये मामले तो तब सामने आए हैं जब सीएजी ने अपने सबसे कम संख्या में रिपोर्ट जारी की है। देखिए, कैग ने 2010 से 2023 तक 400 रिपोर्ट जारी की हैं, जिनमें से बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में मात्र 62 रिपोर्ट है। वहीं मनमोहन सिंह सरकार में 2010 से 2014 तक मात्र 4 साल में 338 रिपोर्ट जारी की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि ऐसी और अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।